अब जो है कि हम लोग स्पोरोफाइट के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में बात कर रहे थे। तो गैमीटोफाइट हमने देख लिया था, अब स्पोरोफाइट क्या होता है इसके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी ली कि इसमें ये से कि हमको स्पोरोफाइट होता है क्या, कि इसमें स्पोरोफाइट स्पेस वो होती है कि जब स्पोरोफाइट की स्टेज में इनकी सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होती है। ठीक। और यह जड़ जो भी ये आवृत बीजी पौधे होंगे, ये तो आप लोग है कि इतना वेल डेवलप्ड होते हैं, तो इन सभी पौधों में हम आसानी से बता सकते हैं कि इनमें जड़ या रूट कौन सी है, स्तंभ यानी कि इनका तना क्या है, स्टेम क्या है, पत्तियों में क्या है, पत्तियां कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो स्पोरोफाइट यानी आवृत बीजी के पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म का पौधा होता है, ये पुष्प का धारण करता है, यानी कि इस पर क्या होते हैं, फ्लावर लगते हैं, फ्लावर का निर्माण होता है। और फ्लावर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ फ्लावर या व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर क्या है या जो पुष्प होता है उसका कार्य क्या होता है, तो जो फ्लावर है ये इसके जननांग होते हैं। जो आवृत बीजी पौधे हैं होते हैं, इनके 6 ऑर्गन होते हैं, हमारे पुष्प से 6 ऑर्गन होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इनमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का पूरा निर्माण होता है। जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हीं के द्वारा पूरी होती हैं। और जो पुष्प होता है ये क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं ना, ये पुष्प प्रारोह पर विकसित होता है और प्रायः एक पुष्प व्रंत यानी कि पेडिकल द्वारा एक अक्ष से जुड़े रहते हैं। ठीक। तो अब जो है कि सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि आवृतबीजी पौधों की खास बात यह है कि इसमें फ्लावर है, और फ्लावर जो है इनका 6 ऑर्गन होता है, यानी कि पुष्प इसके क्या होते हैं, जननांग होते हैं। तो सबसे पहले सब कुछ यहाँ पर हम लोग अब पहले पुष्प के बारे में जानेंगे कि पुष्प होता क्या है। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ का हम पढ़ने से पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। तो देखिए, जो नॉर्मली पुष्प होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। जो नॉर्मली फ्लावर होता है उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, उनके पार्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम लोग एक को बोलते हैं सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग, और दूसरे को बोलते हैं प्राथमिक प्राथमिक जनन अंग। और इसी प्राथमिक जनन अंग को ही हम लोग बोलते हैं आवश्यक जनन अंग, आवश्यक जनन अंग। ये इनकी 2 चीज़ें देखिए यहाँ पर हो गई, एक सहायक जनन अंग हो गया, एक प्राथमिक या आवश्यक जनन अंग। अब देखिए, इसे आप लोग कहीं पे किसी किसी बुक में आवश्यक जनन अंग भी लिख दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे भी लिख दिया हूँ। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आवश्यक को हटा दे रहा हूँ। हम लोग बात करें, पुष्प को नॉर्मली 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। पहला क्या है, सहायक जनन अंग, और दूसरा प्राथमिक जनन अंग। तो सहायक जनन अंग जो होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन, एसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन। ठीक। और जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स और एसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। तो जो सहायक जनन अंग होते हैं इसके अंतर्गत हमारा पुष्प, अभी हम लोग देखेंगे पुष्प के स्ट्रक्चर में कि बाह्य दल पुंज और दल पुंज आते हैं।
और जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं इन्हें हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव या आवश्यक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इनमें आता है हमारा पुमंग, पुमंग और जायांग। क्यों इन्हें बोला जाता है सहायक? क्योंकि जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, यहाँ पे बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में यानी कि जो उनका जनन होता है उसमें कोई भाग नहीं लेते, कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनका कोई कार्य नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ सहायता करते हैं निषेचन में, फर्टिलाइजेशन में। और जो हमारे पुमंग होते हैं और जायांग होते हैं, पुमंग को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, जायांग को बोलते हैं स्त्री केसर। तो यही क्या है, हमारे प्राथमिक जनन अंग हैं। पुष्प के क्या हैं? प्राथमिक जनन अंग हैं। इन्हीं के बारे में हमें सारा कुछ पढ़ना है, पुमंग और जायांग के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि पुष्प का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए पुष्प का जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इसे पुष्प को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला क्या है? सहायक अंग यानी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि बाह्य दल और दलपुंज। क्लियर है? अब प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पुमंग और जायांग। अब मैंने आपको बताया कि इन्हें प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं और इन्हें सहायक जनन अंग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम एक पुष्प का स्ट्रक्चर देखें, एक नॉर्मल पुष्प का स्ट्रक्चर देखें कि उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी इस तरह से देखने के लिए आपको मिलेगा। हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा पुष्प के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग इसके सारे जो पार्ट हैं उनके बारे में बिल्कुल डीपली समझेंगे, बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर समझते हैं, देखिए ये एक नॉर्मल पुष्प है, और जो मैंने आपको इसके पहले वीडियो हम लोग जान चुके हैं कि पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था द्विलिंगी और एकलिंगी, बताया था ना, द्विलिंगी और एकलिंगी। यानी कि जिसमें द्विलिंगी कौन से पुष्प होते हैं? जिसमें नर और मादा सेक्स ऑर्गन यानी कि नर और मादा दोनों प्रेजेंट हो, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही पुष्प पर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। और इसमें कौन कौन से पुष्प आते हैं ये मैंने इसके पिछले जो अब हम लोग पीछे का अध्याय पढ़ चुके हैं उसमें मैंने ये आपको डिटेल से पूरा समझाया है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखें वो वीडियो तो जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प है। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या आप लोग देखिए कि जो पुष्प होता है, मैंने बताया कि सबसे पहले वो जिस चीज़ से जुड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं पुष्प आसन। पुष्प जिससे जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्प आसन। और पुष्प आसन क्या होता है हमारा? थैलेमस। और ये पूरा पुष्प आसन सहित जिस चीज़ से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं पेडिकल या पुष्प व्रंत बोलते हैं, पुष्प व्रंत बोलते हैं। अब आप लोग देखिए कि अगर आपके पास कोई भी एक पुष्प हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक गुड़हल, गुड़हल का एक पुष्प ले लीजिए और आप उसे देखेंगे उसमें सारे स्ट्रक्चर आपको जो यहाँ पर मैं बताऊंगा वो सारे के सारी संरचनाएं आपको वहाँ पे उसमें भी देखने के लिए मिलेंगी। तो आप सभी के पास उपलब्ध हो सकता है और नहीं हो सकता तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उसे आप अपने पास रख सकते हैं, उससे भी इसे रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जिस चीज़ से डंठल जो एक संरचना होती है, डंठल जिस चीज़ से जुड़ा होता है उसे हम लोग पुष्प व्रंत बोलते हैं, जिसे पेडिकल कहते हैं। और उसमें भी पुष्प जिसमें से पूरा जुड़ा होता है, जिससे होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस। यानी कि एक ये पुष्प अक्ष होता है, पुष्प आसन होता है जिसमें पुष्प पूर्ण रूप से रुका हुआ होता है। ठीक, अब जैसे ही थैलेमस के हम लोग ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक संरचना दिखाई देती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिपल। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग शिपल। अब यहाँ पर देखिए
दरअसल ये संरचना जो हमारी है इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। जो ये स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं क्या, बाह्य दलपुंज। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज बोलते हैं इसे। और इंग्लिश में जो बाह्य दलपुंज होता है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। अभी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, बाह्य दलपुंज बोलते हैं यानी कैलिक्स बोलते हैं। इसे कैलिक्स कब बोलेंगे, जब पूरे पुष्प के, अब यहाँ पर एक सिपल दिखाया गया है, इधर एक दिखाया गया है, दो दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ दो ही सिपल हों, ये और भी सारे हो सकते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। तो सभी सिपल्स जो होते हैं उनको मिला करके, सभी जो भी सिपल्स होते हैं उसको मिला करके हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, यानी कि बाह्य दलपुंज। सिर्फ जब बाह्य दलपुंज कब बोलेंगे, जब सभी के सभी मिलेंगे जितने होंगे पुष्प में, और बाह्य दल सिर्फ एक को बोलते हैं, यानी सिपल इंग्लिश में बोलते हैं। बाह्य दल सिर्फ एक को, और बाह्य दलपुंज की बात किया जाए, कैलिक्स की बात किया जाए तो सभी। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, वर्ल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, यानी जब सभी सेपल होंगे, यानी इस पुष्प में पाए जाने वाले सभी सेपल होंगे तो सबको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहेंगे, यानी कि बाह्य दलपुंज। और ये स्ट्रक्चर जो आपको गुड़हल के फूल में दिखेगा, ये आपको हरे रंग का दिखेगा। ये स्ट्रक्चर जो दिखता है आपको हरे रंग का दिखेगा। ठीक, अब जैसे हरे रंग के ऊपर आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कुछ रंगीन पंखुड़ियाँ के आकार की संरचना आपको दिखाई मिलेगी। अब वो रंगीन मैंने बताया, किसी दूसरे फूल में दूसरे कलर हो सकता है, दूसरे फूल में अनेक अनेक प्रकार के पुष्पों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग उसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दलपुंज। इसके ऊपर का जो संरचना होती है बाह्य दलपुंज के जस्ट ऊपर देखेंगे आप लोग आगे की ओर, तो आपको क्या मिलेगा, दलपुंज। दलपुंज को हम लोग कोरोला बोलते हैं। और दलपुंज जिस प्रकार से अभी मैंने बाह्य दलपुंज बताया उसी प्रकार से दलपुंज भी होता है। जैसे एक इसको एक संरचना, यानी कि सिर्फ अगर दल को बोलेंगे जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक क्या होगा, दल होगा, तब उसे हम बोलते हैं पिटल। उसे हम बोलते हैं तब पिटल। इसी प्रकार से कई सारे पिटल जब होंगे, इस पुष्प के सभी पिटल मिल जाएंगे, तब उसे हम बोलते हैं कोरोला, यानी कि दल पुंज। बात समझ में आई इतनी, दल पुंज क्या होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें समझने लायक हैं कि जो पुष्प होते हैं इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसके दो पार्ट मैंने बताया, एक सहायक जनन अंग और दूसरा प्राथमिक जनन अंग। तो अब इसके दो पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे बोला जाता है कि इसके चार चक्र होते हैं। जो पुष्प होता है इसके कितने चक्र होते हैं, चार। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये इसके चार चक्र हैं। तो पहला चक्र कौन सा हो गया, बाह्य दल पुंज, और दूसरा चक्र कौन सा हो गया, दल पुंज। अब हम लोग तीसरे की ओर बात करेंगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जानने से पहले थोड़ा सा एक है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन दोनों में हम डिफरेंट नहीं बता सकते हैं, यानी इन दोनों में हम अंतर नहीं कर सकते हैं, तब उसे बोलते हैं परिदल पुंज। तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परिदल पुंज। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों को अंतर हम बता सकते हैं कि कौन सा दल पुंज है, कौन सा बाह्य दल पुंज है। बट कई सारे ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें हम लोग अंतर नहीं बता पाते हैं, तब उन्हें हम बोलते हैं परिदल पुंज, यानी कि पेरिएंथ। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिएंथ, परिदल पुंज। देखिए जिन पुष्पों में, अभी मैंने बताया ना वही चीज़, क्या बताया कि जिन पुष्पों में बाह्य दलपुंज व दलपुंज में अंतर क्या हो, अस्पष्ट होता है, अंतर क्या होता है, अस्पष्ट होता है, उसे हम बोलते हैं परिदल पुंज। और अगर इसकी इकाई जो होगी, यानी कि परिदल पुंज क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, इसकी जो एक सिर्फ इकाई होगी यानी एक होगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या, टिपल बोलते हैं उसे। पेरियंथ की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिपल, TEPAL, टिपल इसे बोलते हैं। ठीक, तो ये था आपका
अब हम लोग इसके तीसरे चक्र के बारे में बात करते हैं। दो चक्र हमने इसके जान लिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब इसके तीसरे चक्र के बारे में हम लोग बात करते हैं कि तीसरा चक्र कौन सा है। तो देखिए, जो तीसरा चक्र है उसे हम लोग पुमंग कहते हैं। तीसरा चक्र जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग बोलते हैं। उसे हम लोग पुमंग बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आपका है ये क्या है, पुमंग है। ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, पुमंग है। इसे हम लोग पुमंग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो पुमंग होता है हमारा, इसी को हम बोलते हैं नर जननांग। नर जननांग यानी कि एंड्रोसियम। जब किसी भी पुष्प में पुमंग सिर्फ एक नहीं होता है, किसी भी पुष्प में आप देखेंगे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं एक या एक से अधिक जब पुमंग होते हैं, यानी कि जब पुंकेसर मिलते हैं तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं। ठीक। अब जो सिर्फ एक पुंकेसर है, ये पुंकेसर इस प्रकार से आपको पुंकेसर ये दिख रहा है, ये सिर्फ एक पुंकेसर है। अब इसी प्रकार के कई सारे जब पुंकेसर मिलते हैं तब पुमंग का निर्माण होता है, जिसे हम लोग एंड्रोसियम भी कहते हैं। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम देखिए जो होता है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये यहाँ पे आपका एंड्रोसियम है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है एंड्रोस, एक एंड्रोस होता है। इस एंड्रोस का मतलब होता है मेल। एंड्रोस का मतलब हमारा क्या होता है, मेल। और जो है कि अब यहीं से देखिए एंड्रोस का मतलब हो गया मेल। अब यहीं से क्या निकल के आ रहा है कि जो भी होगा ये क्या होगा, मेल पार्ट होगा। मेल पार्ट होगा ना, यानी कि नर होगा, नर का भाग होगा ये। तो जो है हमारा एंड्रोसियम जो होता है इसे हम लोग नर जननांग कहते हैं। अब जो नर जननांग होता है जो भी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुमंग। जो भी नर जननांग होंगे उसे हम लोग पुमंग कहेंगे। और यह जो एक पुमंग है यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बनता है। सभी जैसे एक ये यहाँ पे आपको पुंकेसर दिख रहा है, एक ये पुंकेसर है, एक ये पुंकेसर है, इसी प्रकार से और भी सारे होंगे। तो सभी पुंकेसरों को हम पुमंग कहते हैं, यानी एंड्रोसियम कहते हैं। अब जो पुमंग होता है इसमें क्या होते हैं, प्रत्येक में तीन भाग होते हैं। आपको तीन भाग देखने के लिए मिलता है। पहला भाग कौन सा है, पहला भाग इसका जो है वो आपका पुतंतु यानी फिलामेंट, डंठल के आकार की संरचना। ये यहाँ ये जो डंठल के आकार की संरचना आपको दिख रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट या पुतंतु। इसे हम लोग फिलामेंट या पुतंतु बोलते हैं। और उसके ऊपर की संरचना हमारी एंथर कहलाती है, एंथर या परागकोश। ठीक, एंथर या परागकोश, हम लोग इसे परागकोश कहते हैं। और जो तीसरी इसकी स्ट्रक्चर होती है उसे योजी बोलते हैं, यानी कनेक्टिव। जहाँ से जुड़ा होता है ये उसे बोलते हैं हम लोग योजी यानी कनेक्टिव। तो ये हमारे पुंकेसर के तीन पार्ट हो गए। अब जो भी परागकोश होगा, जो हमारा परागकोश होगा ये पूरा क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। जो परागकोश है ये पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा, पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। अब इसको हम लोग देखेंगे अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें दो पालियाँ होती हैं जो यानी कनेक्टिव के द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से। और इसी एंथर में परागकोश में पराग कणों का निर्माण होगा। अभी हम लोग इस सारा डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा जानते हैं। यानी अभी आपसे अगर पूछा जाए कि पराग कणों का निर्माण कहाँ होगा तो आप बताएंगे परागकोश में, यानी एंथर में, या इसे पोलन सैक भी बोलते हैं। पोलन सैक में पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। ठीक है। अब जो है इसी पर हम लोग, ये हमारा तीसरा चक्र था, कौन, जिसके बारे में हम लोग पढ़े एंड्रोसियम। ये एक को सभी को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर यानी स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन जब कई सारे स्टेमेन मिल जाते हैं यानी सभी स्टेमेन जब होते हैं तब उसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। जिसे मैंने अभी आपको हिंदी में बताया था कि जब कई सभी पुंकेसर होते हैं पुष्प के तब हम उसे बोलते हैं पुमंग या एंड्रोसियम। यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। 3 चक्र हो गए, अब हम लोग चौथे चक्र की बात करते हैं। पुष्प के चौथे चक्र की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पुष्प का चौथा चक्र है वो हमारा क्या है, जायांग। क्या है, जायांग होता है। अब जो है कि जब हम लोग जायांग की बात करते हैं, जैसे, और जायांग को क्या बोलते हैं, यानी कि हमारा, जैसे हम लोग अभी पढ़े कि कई सारे पुंकेसर, कई सारे पुंकेसर मिल करके, या एक से अधिक पुंकेसर मिल करके हमारे एक पुमंग का निर्माण करते हैं। कई सारे पुंकेसर मिल करके एक पुमंग का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार कई सारे स्त्री केसर जब मिलते हैं तब हम उसे बोलते हैं जायांग। ठीक, तो इस प्रकार से है हमारा ये। अब इसके बारे में हम बात करते हैं जायांग के, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारा जायांग होता है या पुष्प का चौथा चक्र होता है, चौथा और अंतिम चक्र भी इसे कहते हैं आप लोग। 4 चक्र होते हैं इसके, जिसमें से ये चौथा चक्र है, और चौथा है तो अंतिम भी है। ठीक, ये यहाँ से स्ट्रक्चर जो आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा क्या, एक स्त्री केसर है। तो इसे अंतिम चक्र या चौथा चक्र भी कहते हैं। और ये पुष्प का जो है कि सबसे सुरक्षित भाग होता है, अंदर की ओर होता है, भीतर की ओर होता है, तो सबसे सुरक्षित होता है। अब इसकी इकाई जो होती है वो स्त्री केसर होती है। अभी मैंने बताया कि जब कई सारे स्त्री केसर, एक या एक से अधिक स्त्री केसर मिलते हैं तब जायांग हम लोग उसे कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं पे इसे अंडप भी कहा जाता है, नहीं कार्पल्स भी कहा जाता है, कार्पल भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो आप लोग अगर कार्पल पूछा जा रहा है तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बताना है कार्पल क्या होता है, कि स्त्री केसर को ही हम लोग कार्पल बोलते हैं, या इसे ही पिस्टिल बोलते हैं। स्त्री केसर को ही पिस्टिल भी बोलते हैं, यानी जायांग जब लिखा जाएगा आपका तो वहाँ पर स्त्री केसर को ही हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं। अब जो है कई सारे जब स्त्री केसर मिल करके किसका निर्माण करेंगे, जायांग का, यानी कि जिनोसियम का निर्माण करेंगे, जिनोसियम का निर्माण करते हैं। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखिए, सबसे पहले ऊपर का भाग इसका जो है वो हमारा स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र कहलाता है। स्टिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, 12th में हिंदी मीडियम से आ जाते तो उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ा समझने में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको डायरेक्ट इंग्लिश में समझने में सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कि कहीं भी कोई डाउट ना हो, आपको पूरी बातें क्या हो समझ में आ जाएं। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो स्टिग्मा है इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। उसके, और ये कैसा होता है, कुछ गोला आकार का होता है, कुछ क्या होता है, गोला आकार होता है। अब जो है कि अब उसके नीचे जब आप लोग देखेंगे, नीचे की ओर आएंगे, तब यहाँ पर आपको एक लंबी नली के आकार की, पतली नली के आकार की संरचना दिखाई देगी। और ये संरचना स्टिग्मा और इसके नीचे वाले पार्ट को, जिसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं यानी कि ओवरी बोलते हैं, उन दोनों को जोड़ कर रखता है। स्टिल जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि वर्तिका, सबसे ऊपर वर्तिका, उसके बाद स्टिल यानी कि सबसे ऊपर वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, उसके बाद नीचे देखेंगे आप लोग स्टिल यानी वर्तिका, और सबसे निचला भाग जो इसका होता है वो होता है ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक, सबसे इसका निचला भाग जो होता है वो अंडाशय होता है, और इसी अंडाशय में बीजांड यानी कि ओव्यूल का निर्माण होता है। जो हमारा मेगा स्पोरेंजियम होता है इसी ओव्यूल के अंदर होता है, और मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर का निर्माण होता है, और मेगा स्पोर को ही हम लोग एग बोलते हैं यानी अंड बोलते हैं। ठीक, अब सब, और उसके बाद अब इसमें इतनी सारी संरचनाएं हम लोग देख लिए कि कौन सा वर्तिकाग्र है, कौन सा वर्तिका है, कहाँ पे ओवरी है,
ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। एक पुष्प के स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी पुष्प के स्ट्रक्चर में। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेन टॉपिक फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं। एक होता है मान लीजिए बाह्य दल पुंज और जायांग और एक पुमंग, ये चारों चक्र हैं। अब इसमें से जो है कि 2 आवश्यक चक्र होते हैं और 2 सहायक चक्र होते हैं। मैंने बताया आपको अभी कि जो आवश्यक चक्र होता है हमारा, यानी कि नेसेसरी साइकिल होती है हमारी, नेसेसरी साइकिल होती है, आवश्यक चक्र होता है, वो होते हैं हमारे जायांग और पुमंग। यहाँ पर देखिए कि जो नेसेसरी साइकिल होती है वो क्या होते हैं, जायांग और पुमंग, जायांग और पुमंग होते हैं। ये नेसेसरी है, आवश्यक चक्र है ये। और जो सहायक चक्र होते हैं यानी एसेसरी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो कौन से हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो ये इसके हम लोग बात किए थे 2 पार्ट्स, एसेसरी साइकिल और नेसेसरी साइकिल, यानी कि इसकी 4 इसमें पाए जाएंगे पार्ट होंगे, जायांग, पुमंग जो कि हमारे आवश्यक आर्गन्स हैं, और जो हमारे हैं कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये क्या होते हैं पुष्प के, ये सहायक चक्र होते हैं, यानी सहायक सेक्स ऑर्गन होते हैं। इतनी बातें हम लोग पुष्प के स्ट्रक्चर के बारे में देखें। अब जो है स्टूडेंट्स कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी आपको बताया उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया है आपका। आप चाहें तो इसे नोट्स भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी गई हैं जो मैंने आपको बताया अभी। देखिए पुष्प की स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं, पुष्प को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। एक सहायक जनन अंग यानी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दूसरा प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसके विभिन्न अंग जो मैंने आपको बताया था, यानी पुष्प के विभिन्न अंग, डिफरेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। देखिए पुष्प व्रंथ पेडिकल मैंने बताया, यह क्या होता है, पुष्प जिस डंठल से, तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे हम लोग पुष्प व्रंथ कहते हैं। ठीक, अभी डायग्राम में हम लोग देखे थे। पुष्पासन क्या होता है, यानी कि जिसे हम लोग रिसेप्टिकल और थैलेमस, मैंने आपको बताया था, रिसेप्टिकल नहीं थैलेमस बताया था, तो इसे रिसेप्टिकल भी कहते हैं। ये क्या होता है, पुष्प व्रंत का अग्रस जो भाग होता है वो पुष्पासन होता है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। ठीक, फिर अब मैं बताया था आपको बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसकी इकाई को बाह्य दल यानी कि शिपल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, यह कलिका यानी बड़ जननांगों की सुरक्षा करता है। फिर दलपुंज भी मैंने बताया आपको कि दलपुंज क्या होता है, कोरोला, यह पुष्प का दूसरा चक्र है, तथा बाह्य दलपुंज कैलिक्स के भीतर की तरफ होता है। अभी मैंने आपको बताया उसके ऊपर या भीतर की ओर होता है। यह प्रायः रंगीन होता है और आकर्षक भी होता है। सुंदर होगा तो कैसा होगा, आकर्षक होगा। फिर उसके बाद इसका मुख्य कार्य परागकण के लिए कीटों का आकर्षण करना होता है। जो यहाँ से पराग अभी हम लोग पढ़ेंगे, परागण होगा, परागण के लिए कीटों का आकर्षण करेगा, तो ये यही पार्ट होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा, इसकी इकाई को दल बोलते हैं, यानी कि हम लोग अभी बात किए थे पिटल बोलते हैं। कई सारे जब पिटल मिलते हैं, एक या एक से ज़्यादा पिटल मिलते हैं, तब हमारा कोरोला का निर्माण होता है। फिर मैंने आपको पेरियंथ भी बताया था, परिदल पुंज भी मैंने बताया कि जिन पुष्पों में बाह्य दल पुंज व दल पुंज में अंतर अस्पष्ट होता है उन्हें हम लोग परिदल पुंज कहते हैं। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं, टिपल बोलते हैं, यानी टिपल कहते हैं, परिदल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो परिदल पुंज है रंगीन हो, परिदल पुंज रंगीन हो तो पुष्प क्या कहलाता है, दलाभ कहलाता है, यानी कि पेटालॉइड कहलाता है। अब मैंने आपको बताया था कि परिदल क्या होता है, जब किसी भी पुष्प में बाह्य दल पुंज और दल पुंज में अंतर अस्पष्ट हो, यानी कि हम नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा दल पुंज है और कौन सा बाह्य
दल पुंज है, तब वहाँ पर हम उसे परिदल बोलते हैं। अब परिदल जो होगा अगर वो रंगीन होगा, परिदल कैसा हो, अगर रंगीन हो तो उस हम तो पुष्प क्या कहलाता है, हमारा दलाब कहलाता है, नहीं पेटालॉइड कहलाता है। अगर रंगहीन हो तो शिपालॉइड कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पर आपका नर जननांग के बारे में यानी कि पुमंग के बारे में दिया गया है। देखिए नर जननांग या पुमंग क्या है। एंड्रोसियम मैंने एंड्रोस का मतलब बताया आपका मेल होता है। नर जननांगों में पुमंग नर जननांगों को पुमंग कहते हैं। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से यानी कि स्टैमेन से मिलकर बनता है। साधारणतः प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होता है। मैंने आपको बताया, एक पुतंतु, परागकोश और योजी यानी कनेक्टिव। परागकोश पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 2 पालियाँ होती हैं जो एक योजी द्वारा यानी कनेक्टिव द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें अभी डिस्कस की है। इसी प्रकार से जायांग जो है ये भी है कि जायांग यानी कि जिनोसियम, जिनी यानी फीमेल का मतलब इसका है। यह पुष्प का चौथा भाग मैंने बताया, चौथा और अंतिम भाग है। ये भी आपको अभी मैंने समझाया। ठीक है। और यह सबसे अधिक सुरक्षित पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे अंदर की ओर होता है। जो जयांग होता है इसकी यूनिट जो होती है, इसकी इकाई होती है स्त्री केसर होती है। यानी कई सारे जब स्त्री केसर मिलते हैं तब जायांग का निर्माण होता है। ठीक। यह क्या होता है, पुष्प का मादा जननांग होता है। और नर जननांग क्या होता है, पुमंग। ये दोनों चीज़ एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो नर जननांग होगा वो पुमंग हमारा होता है, और मादा जो जननांग होता है पुष्पों में वो हमारा जायांग होता है। क्लियर। अब इसके 3 पार्ट मैंने आपको बताया। अंडाशय, अंडाशय बताया। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, बीजांड का, नहीं ओव्यूल का। अब इसी से एक नली निकलती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर की ओर वर्तिका। इसमें सर नीचे से बताया गया, पहले अंडाशय फिर वर्तिका फिर उसके बाद सबसे ऊपर का पार्ट जो होगा वो आपका जो रहता है वो आपका स्टिग्मा होता है, यानी कि वर्तिकाग्र। यहाँ पर देखिए वर्तिकाग्र है, यहाँ पर आपका वर्तिकाग्र दिया गया है। वर्तिकाग्र स्थित होता है सबसे ऊपर की ओर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है, पराग कणों को ग्रहण करने का। भी हम लोग पढ़ेंगे पराग कणों को ग्रहण करने का। इन पराग कणों से जो पराग नली पोलन ट्यूब निकलती है वह वर्तिका से होकर बीजांड यानी ओव्यूल तक पहुंचती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पुष्प के नाम दिए गए हैं और उनमें जो प्रदर्शित होता है उसके बारे में बताया गया है। देखिए पुंकेसर क्या है, स्टैमिन यानी अभी मैंने आपको बताया पुंकेसर क्या है, ये नर जननांग है। पुंकेसर नर जननांग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पुमंग के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके कौन कौन से पराग, कुछ कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले पुंकेसर। अब पुंकेसर क्या होता है, ये लघु बीजाणुपर्ण होता है, माइक्रोस्पोरोफिल जिसे हम लोग बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं इसे हम लोग। परागकोश मैंने अभी आपको बताया, एंथर जिसे पॉलन सैक भी कहते हैं, इसमें क्या होता है लघु बीजाणुधानी या परागधानी जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। और परागकण क्या होता है, ये आपका पोलन ग्रेन जिसे लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कहाँ भी बनेगा आपको बताना है। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम ऑप्शन में है तो माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये लघु बीजाणुपर्ण में यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल में उपस्थित होता है। अंकुरित परागकण यानी कि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, ये नर युग्मकोद्भिद होता है, मेल गैमिटोफाइट होता है। जब अंकुरित परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचकर अंकुरित होता है तो उसका युग जो उसका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड होता है यानी कि उसमें विभाजन होता है और 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। यहीं पे हम लोग मादा जननांग की बात करें तो मादा जननांग में क्या होगा, पहला जायांग जिसे हम लोग कार्पल बोलते हैं, जायांग होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणुपर्ण, यानी वहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल था, यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल है। और मैंने आपको बताया है मेगा माइक्रो में क्या डिफरेंट होता है। कहीं पे भी अगर पूरी बॉटनी में मेगा का यूज किया जा रहा है, माइक्रो का यूज किया जा रहा है, तो ये भी मैंने आपको बताया है इसके पीछे वाले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देख सकते हैं।
फिर बीजांड यहीं पे होगा अंडाशय में, ओव्यूल यानी कि यहाँ पर क्या होगा, गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम का निर्माण होगा। भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक जो होगा ये क्या होगा, मादा युग्मकोद्भिद होता है यानी फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और यहाँ पे अंडा का जो निर्माण होगा, एग का निर्माण होगा, वो क्या होगा, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट्स होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पुष्प के स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें पुष्प में क्या क्या पाई जाती हैं, किस प्रकार कौन कौन से प्रकार के पुष्प होते हैं, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, उन पार्ट के नाम क्या हैं और उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो नर जननांग के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे कि डिटेल से, कि जो नर जननांग होता है यानी कि एक पुमंग होता है, एक पुंकेसर होता है, वो उसमें किस प्रकार से पराग कणों का निर्माण होता है, उसके में अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि उसका हम लोग देखेंगे, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखेंगे किस प्रकार से इसमें पराग कणों का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहीं तक के लिए ये लेक्चर रखा गया है। अब अगले वीडियो हम लोग इसकी बात करेंगे। सो धन्यवाद।